ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का यह वीडियो है शुभ अशुभ व्यय योग एवं धन हानि योग व ऋण योग क्या होता है ये समझेंगे। आपकी राशियों के आधारित यह वीडियो है, क्योंकि धन का कारक लक्ष्मी का कारक बृहस्पति है और साथ में शुक्र देवता है। दोनों गुरु शुक्र एवं बृहस्पति हमारे धन और कोष के कारक माने गए हैं। अब हमारे लगन चार्ट के दौरान 12वां भाव हमारे व्यय और खर्चे और हानि का होता है और कर्जे का होता है। तो यहाँ अब समझते हैं इस वीडियो पर क्या हानि और क्या खर्चे किस प्रकार से आपको कष्ट और दुख और परेशान करते हैं। जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज हो जाता है, लोन हो जाता है और आप उस लोन को नहीं चुका पाते हैं, फिर आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, फिर जो है आपका मानसिक परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये शुभ अशुभ व्यय के योग के बारे में समझते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अतः यदि व्यय भाव हमारे खर्चे का होता है, हानि का होता है, द्वादश भाव जिसे हम बोलते हैं कुंडली में, और व्यय स्थान पर यदि शुभ ग्रह जिस प्रकार से बुध है, चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। तो ये अच्छे कार्यों में यदि आपके द्वादश भाव में यदि हैं, स्थित हैं, अपनी राशि में स्थित हैं, अपने मित्रों की राशि में स्थित हैं, तो समझिए आपके अच्छे कार्यों में व्यय खर्चे और हानि, मैं हानि नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्यय होना, खर्च होना। तो आपके जैसे कि धर्म, पाठ, पूजा, शादी, विवाह आदि या वस्त्रों के संबंधी आपके या आपके अपने खुद के घर के इनॉग्रेशन के संबंधी, तो अच्छे कामों में ये ग्रह आपके खर्चे कराएंगे, व्यय कराएंगे। चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु ये चारों ग्रह सौम्य ग्रह हैं। वहीं पाप ग्रह यदि द्वादश भाव में होंगे तो बुरे कार्यों में धन के व्यय होंगे। कैसे? शत्रु राशि में होना, नीच स्थिति में आ जाना, यही सूर्य है, मंगल है, या राहु केतु शनि आदि पापत्व ग्रह, और बल्कि इसमें सौम्य में नीच ग्रह भी आ जाते हैं। तो यदि यह अगर हुए तो बुरे कार्यों में धन के व्यय होंगे, आपके शरीर अस्वस्थ हो जाना, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति हो जाना, ऐसे में आपके व्यय होंगे, वाहन चोट भय आदि। यदि वहाँ शुभ भी ग्रह है और अशुभ भी ग्रह है, मान के चलिए आपके बृहस्पति और शनि एक साथ आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, तो इसका जो परिणाम मिश्रित होगा, मिला जुला होगा, और व्यय मिश्रित व्यय होंगे, खर्चे भी होंगे, अच्छे कामों में खर्चे होंगे और बुरे कामों में भी खर्चे होंगे। जब इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाएं चलेंगी, सूक्ष्म दशाएं चलेंगी, योगिनियों की दशा चलेंगी, उस दौरान यह भी समझ सकते हैं आप। अब यदि व्यय भाव में बृहस्पति है तो मान के चलिए आपने इनकम टैक्स पे करना है, तो वहां आपका व्यय होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि गुरु हमारे ज्ञान और कोष और धन का कारक माना गया है। यदि शनि व मंगल अगर है आपके 12वें भाव में तो भाई के कारण व्यय होंगे, आपके खर्चे होंगे। इस तरीके से आप समझे। यदि बुध है तो सरकार के द्वारा खर्चे होंगे, इनकम टैक्स हो गया जैसे। यदि गुरु बैठा है द्वादश भाव में तो ये समझ लीजिए दिखावा करेंगे, वाहन खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, वस्त्र खरीदेंगे। ऐसे में यदि शुक्र द्वादश भाव में है तो दूसरे पे दया करेंगे, उसको वस्त्र दे देंगे, वाहन दे देंगे, दया करके जूते चप्पल आदि दे देंगे, दया करेंगे उस पर। गरीब आदमी है, चलो भैया दे दो, दान कर दो। और कृपा से रहित यहाँ समझ लीजिए आप। यदि शनि है तो दुष्टों के ऊपर व्यय करेंगे, गलत व्यक्तियों के साथ आपके संबंध होंगे, गलत व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा, दुराचारी। और यही राहु है तो दुष्ट कार्यों में धन खर्चे होंगे, शराब है, स्मोक है, सिगरेट आदि में आपके ये खर्चे होंगे। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये था
कि शनि मंगल है तो भाई आपको परेशान करेगा, भाई आपको परेशान करेगा। तो वहाँ उसके जैसे कि भाई ने कर्जा कर दिया तो वो कर्जा आदि आप देने, तो ये खर्चे होंगे आपके, व्यय होंगे। यदि शुक्र है पर स्त्रीगामी से खर्चे होंगे, पत्नी से खर्चे होंगे। यदि द्वादश भाव में सूर्य व राहु का योग बनेगा तो फिर राजा के द्वारा वह झगड़े होते हैं आपके। तो इस दौरान यदि सूर्य द्वादश हो या चंद्रमा नीच का हो तो इनकम टैक्स आदि धन व्यय होंगे आपके। मंगल वहां बुध से युक्त हो जाए या बुध से दृष्ट हो जाए तो अनेक प्रकार से आपके धन खर्चे होने हैं। चंद्रमा गुरु शुक्र ये तीनों एक साथ हो जाए तो आपने धन को सुरक्षा प्रदान करनी है, ये व्यय कराएंगे तीनों। इस तरीके से ये तीनों की युति होती है, अलग अलग नहीं। तो अब धन हानि का ये समझते हैं। धन हानि योग क्या होता है? धन हानि योग जब आपके छठे भाव और अष्टम भाव में चंद्रमा हो और सप्तम भाव में शनि हो तो सर्वस्व हानि होती है, क्योंकि यहाँ शनि आपके सप्तम भाव में व्यापार का है, सप्तम भाव पत्नी का है, पार्टनरशिप का है। और शनि यदि छठे भाव में या अष्टम भाव में चंद्रमा हो शनि से या वैसी भी आपकी लगन कुंडली से, तो ये व्यय और खर्चे कराता है। क्योंकि लगन के अनुसार भी समझ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव कर्जे का है और अष्टम भाव व्यय का है। और वही व्यय भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि छठे भाव में मंगल बैठा है तो आपकी सीधा व्यय भाव पे मंगल की दृष्टि है, या राहु बैठा है आपके अष्टम भाव में तो आपके राहु की दृष्टि सीधा व्यय भाव पर है। केतु की दृष्टि अगर अष्टम भाव पे केतु है तो व्यय भाव पे दृष्टि है, तो पक्ष पर धन की हानि होना। तो यह स्थिति बनी है। अब ऋणी योग किसे कहते हैं? ऋणी योग यदि धन स्थान में पाप ग्रह हो द्वितीय भाव में, जैसे सूर्य केतु मंगल राहु, यदि आप समझ सकते हैं, तो वह भाव में आपके लग्नेश स्थित हो, जैसे कि आपका जो लग्नेश है वह भाव में है, दशमेश यदि लाभ से युक्त है, लाभेश से या दृष्ट है, तो यह एक योग का निर्माण करता है। मतलब धन स्थान में पाप ग्रह होना, वह भाव में लग्नेश का जाना, और दशमेश यदि लाभेश से युक्त है या दृष्ट है, यह एक योग का निर्माण करता है, तो जिसे हम ऋणी योग कहते हैं। या अष्टम या धन स्थान में पापा युक्त असंगत धनेश स्थित हो, अष्टम भाव में धन स्थान में पाप युक्त हो तो वह भी ये ऋणी योग बनाता है। धनेश एवं लाभेश यदि दोनों नीच राशि में स्थित होकर क्रूर ग्रह षष्ठ्यांश में गए हों, यदि छठे भाव में हो या षष्ठ्यांश में गए हों, यदि दोनों नीच के हों या उन्हें नीच का ग्रह देख रहा हो या क्रूर ग्रह देख रहा हो, तब भी जो है यहाँ ये योग बनता है ऋणी योग। लगन में स्थित पंचमेश, यदि लगन का स्वामी पंचमेश है, मान के चलिए आपका कर्क लगन है और आपका पंचमेश मंगल है, वह लगन में है, अब उसको कोई शुभ ग्रह ना देखता हो तब भी यह स्थिति बनेगी ऋणी योग की। तो इन सभी योगों में मनुष्य ऋणी योग कहलाता है और ऋणी योग उस पर रहता है। आने अन्य वीडियो में आगे दूंगा, तो यह मैं समझा भी रहा हूँ कि किस प्रकार से ऋणी योग, किस प्रकार से धन हानि व्यय योग और शुभ अशुभ योग व्यय योग क्या होता है, ये मैंने आज आपको जानकारी दी है। मैं अन्य वीडियो आपको दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।